नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा फरवरी का माह, क्या लेकर आया है महीना आपके लिए, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं, हम कैरियर के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, एजुकेशन, हेल्थ, व्यापार, सभी के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक लाइफ, आध्यात्मिकता, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली, गोचर की कुंडली। देखिए, गोचर की कुंडली ऐसी दिखती है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली है जिसमें आपका प्रारब्ध है, जिसके बारे में महर्षि यो ने कहा है कि प्रारब्ध तो जन्म समय ही तय हो जाता है, वो आपकी जन्म कुंडली है। तो फिर गोचर क्या है? गोचर फिलहाल में ग्रहों की स्थिति है। ये सभी करोड़ों धनु राशि वालों के लिए है। अब इसमें से किसको क्या मिलेगा डिपेंड करेगा जन्म कुंडली पर अमूमन ज्यादातर लोगों को क्या कुछ मिल सकता है उसके बारे में एक आइडिया है। इसीलिए जो हम जन्म कुंडली के बारे में जो है वो आपके बारे में है कि करोड़ों लोगों के बारे में जो धनु राशि के हैं, उनमें से डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या दशा महादशा, क्या ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, वो चीजें आपको मिलती हैं। तो इस तरह से देखिए, आपकी कुंडली देखें तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो इस भाव पे जाता ही है। दिखता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा भीड़ तो है, यहाँ बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, शनि भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, लगता है आधे ग्रह तो यहीं बैठे हैं। तो ये भाव कौन सा है, महत्वपूर्ण हो जाता है जानना सबसे पहले देखते ही कि ये भाव धन भाव है, ये भाव पैसे का भाव है, वो भी धन ऐसा जो आपने खुद कमाया हो, जो धन आपने अपनी मेहनत से कमाया हो या फिर आपकी फैमिली से आपको मिले, भाई बहन माता पिता उनके थ्रू, आपकी फैमिली का भी ये भाव है, आपके वाणी का भाव है, कपड़ों का भाव है, आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, आपके वक्ता, आपके बोलने की जो क्षमता है, वो भी ये है, ये भाव है। और इसके साथ साथ ये भाव ज्वेल्स, जो हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी, उसका भी यही भाव है। खाने पीने का तो है ही, ये भाव खाने पीने का भी है। ये भाव स्त्री के लिए, अगर हम स्त्री की बात करें तो बाईं आंख का, पुरुष की बात करें तो दाईं आंख का है। तो इसमें इतने सारे जो ग्रह हैं, सबसे पहले तो शुभ ग्रह हैं क्या ये देखते हैं। शनि यहाँ पर 7.5 बनाते हैं जिनका धनु राशि है उनके लिए, और धनु लग्न के लिए वो 7.5 नहीं है, पर शनि का गोचर द्वितीय भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया। इसके बावजूद हर चीज के अपवाद होते हैं, अपनी ही राशि में है, और अगर अपनी ही राशि में है तो फलदीपिका के अनुसार ये काम धेनु नाम का योग बना रहे हैं, जो धन धान्य पैसा जमीन जायदाद पुत्र संपत्ति आदि देता है। तो शनि भी ठीक ही है, 7.5 तो है, उसका एक अपना रिजल्ट है, उसका अपना एक रिजल्ट है, और इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी शनि राहु या केतु की महादशा है और अष्टक वर्गा में शनि के पॉइंट अच्छे नहीं है, तब तो साल टफ रहेगा। अगर आपकी इनकी महादशा नहीं है, किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा है, तो ये महीना भैया जिस चीज का घर है वही देगा, धन देगा, पैसा देगा, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी और हीरे जवाहरात, मतलब ये सिंबल है काम धेनु मतलब गाय। और पहले जमाने में जो गाय होती है वो समृद्धि का सूचक होती थी, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना अमीर होता था, वो उतना गौरवशाली माना जाता था। जैसे नंद बाबा को बोलते थे उनके यहाँ इतनी गाय थी, तो उस समय वही दौलत थी। तो उसी के अकॉर्डिंग फल दीपिका में उसको मंत्रेश्वर जी ने धेनु योग कह दिया। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और इस पर कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ ग्रह तो है। यहाँ पर गुरु भी है, खुद लग्नेश द्वितीय भाव में आए हुए हैं, शुक्र जो एकादेश हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। लग्नेश का द्वितीय भाव में धन योग बन जाता है, शनि का अपने भाव में और अच्छे ग्रहों के साथ ये धेनु योग बन जाता है, और लाभ भाव का यहाँ पर आता है तो ये फिर से लक्ष्मी योग भी बन जाता है। लक्ष्मी योग भी बना हुआ है क्योंकि शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, गुरु भी अच्छी स्थिति में है, बुध भी अच्छी स्थिति में। कुंडली के सारे जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो धन पैसे के लिए बहुत बढ़िया ये योग बना हुआ है फरवरी का महीना। ये जो भाव है ये परिवार का भी है, तो प्यार इश्क, किसी रिश्ते की शुरुआत, शादी विवाह, उसके लिए भी अच्छा योग है, उसके लिए भी अच्छा योग है। पर
जितना धन के लिए अच्छा है उतना परिवार के लिए, मतलब कि उतना उस चीज के लिए अच्छा नहीं है, रिश्तों के लिए। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि काल पुरुष की जो 7वीं राशि है, जो शादी को दिखाती है, प्रेमी को दिखाती है, प्रेमिका को दिखाती है, आपके वो जो जीवन जो शादी के बाद शुरू होता है एक्चुअली, उसका जो दिखाती है वो तुला राशि है, और उस पर मंगल और शनि की दृष्टियां हैं। मतलब प्यार आदि के लिए तो अच्छा है, फ्रेंड्स आदि बनने के लिए तो अच्छा है, शादी वगैरह होने के लिए भी अच्छा है, पर जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनमें थोड़ी सी खटपट हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे को प्रेम कीजिए। जैसे आप अपनी गलतियां माफ कर देते हैं, उसी तरह दूसरे की गलतियां भी माफ कीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपके जो गुण हैं उनकी सराहना हो, आप भी यही चाहते हैं ना, तो आप भी दूसरे के गुणों की सराहना करें, उसके अंदर गुण को, उनके अंदर गुणों को देखिए, कमियों को मत देखिए। कमियां तो सबके अंदर है, अगर हम सिर्फ कमियां देखेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? कमियां तो आपके अंदर भी होंगी, मेरे अंदर भी हैं, सबके अंदर है, और अगर हम सिर्फ कमियां देखेंगे तो हम तो सब कुछ मिस कर देंगे। ये तो ऐसे ही हो गया कि पूरी पिक्चर पे, पूरे कागज पे अगर फूल ही फूल हो और कहीं एक काला धब्बा हो और आप काले धब्बे को कहें भाई ये तो काला है, ये तो काला है, सत्य तो है, काला तो है, पर बाकी फूल भी देखिए आप। तो इससे आपको सहायता मिलेगी। इस एटीट्यूड को लाइफ में रखिए कि हमें गुणों की तरफ, अच्छाई की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, गोल की तरफ देखना है, न कि कमियों की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ। इससे आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, अभी भी और हमेशा के लिए भी। तो यहां से ये आता है कि धन के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है। अब इन सब ग्रहों की जो दृष्टि है वो यहां पड़ रही है। बोलते हैं जहां ग्रह होता है उससे भी ज्यादा उसका प्रभाव जहां पर दृष्टि होती है वहां होता है। ऐसे में इतने सारे ग्रहों की अष्टम भाव पर दृष्टि, तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है रहस्य, सीक्रेट्स, छुपी हुई चीजें, छुपा हुआ ज्ञान, छुपी हुई संपत्ति। अचानक धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। अचानक धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस मिलने का, लॉटरी लगने का, कोई ऐसी चीज जो आपने ना कमाई हो, ऐसा धन आपके जीवन में आने का बहुत बड़ा योग बना हुआ। यही जो भाव है ये विदेश भी ले जा सकता है थोड़ा सा, तो ट्रेवल का भी यहाँ पे अच्छा योग बना हुआ है, फॉरेन ट्रेवल आदि का भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। मंगल की भी उसको सहायता मिल रही है, क्योंकि मंगल 12th हाउस के स्वामी है और 12th हाउस को ही देख रहे हैं पंचम में बैठकर। ये भी बाहर विदेश जाकर सफलता को दिखाता है। और अष्टम पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि, अचानक से धन मिलने की बहुत बड़ी, यहाँ पर बड़ा धन मिलने की बहुत बड़ी योग बना के बैठा है। तो क्या इससे सभी को धन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म पत्रियां तो सबकी अलग अलग हैं, सभी ने अलग अलग समय जन्म लिया है। अगर कुंडली में ऐसे लक्ष्मी योग, धन योग, राजयोग हैं, उसके बाद भी उन ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, वो स्ट्रांग हैं और फिलहाल किसी तरह से इन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, तभी उन्हीं की कुंडलियों में ऐसा हो पाएगा। पर कुछ बातें होंगी, क्योंकि किसी ना किसी ग्रह की दशा महादशा होगी, और मासिक जो राशि फल से आइडिया होता है कि किन चीजों का ख्याल रखें, किन का नया ख्याल रखें, और मतलब किस पे ज्यादा ख्याल रखें। इससे आप एक जीने का एक हेल्प मिलती है कि क्या इस महीने में हम थोड़ा सा कहाँ क्या रख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम आ जाते हैं एक एक ग्रह पर। ये तो मेन फोकस आ गया यहाँ का कि पैसा धन आ सकता है, वाणी का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। परिवार की वृद्धि के लिए अच्छा समय है, मतलब संतान आदि आ सकती है, शादी विवाह हो सकते हैं, और किसी से मुलाकात आदि के लिए अच्छा है। जो लोग पहले से रिलेशन में है, पहले से साथ में है, शादी विवाह जिनके हो चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा संभल के रहना है। यहाँ पर यात्रा आदि हो सकती है शिक्षा को लेकर, और किसी चीज को लेकर बाहर विदेश जाने की यात्रा के बहुत चांसेस यहाँ पर बनते हैं। आपके अगर बच्चे हैं वो भी बाहर जा सकते हैं, या आप शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं, या किसी चीज को अटेन करने के लिए बाहर जा सकते हैं मंगल के कारण। खैर, हम एक एक ग्रह को लेंगे तो उससे एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाएगा। अगर हम गुरु को और शनि को लें सबसे पहले, तो दोनों के दोनों द्वितीय भाव में है, और गुरु की यहां से दृष्टि 1 2 3 4 5 छठे भाव पर पड़ रही है, अष्टम पे तो पड़ेगी, 7वीं दृष्टि इन सभी की, और 10म भाव पर पड़ रही है। गुरु का द्वितीय भाव में गोचर धनदायक माना गया। एक तो लग्नेश है,
आपके ऊपर से धन के में है तो पैसे के लिए बहुत अच्छा है। खर्चा थोड़ा सा रहेगा, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे डिप्लोमेसी से। और चूंकि राहु की स्थिति छठे भाव में है, जाते जाते साढ़े साथी आपके शत्रुओं का विनाश करेगी। थोड़ा बहुत शत्रु के लिए अच्छा नहीं है, मतलब वो या तो दूर हो जाएंगे, किसी तरह से उनको कोई नुकसान हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी दशा महादशा है। पर अगर गुरु की दशा महादशा है और गुरु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो थोड़ा सा आपको हेल्प जरूर करना चाहिए किसी प्रॉब्लम से निकलने में, शत्रु आदि से थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें जीत आदि के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। इसको और बढ़ाने के लिए श्री नारायण की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, हल्दी केसर का यूज कर सकते हैं। हल्दी को आप शहद आदि में मिलाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि शहद आपका मंगल को दिखाता है, हल्दी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। हमारी पूजा आदि में हल्दी का हमेशा यूज होता है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद हुआ, ज्योतिष हुआ, आपका वास्तु हुआ, एक दूसरे से मिले जुले हैं। एक्चुअली जो जैसा भोजन करते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि जो हम खाते हैं उसका धीरे धीरे असर होता है मन पर, शरीर पर, मन पर। जैसा मन होता है वैसी बुद्धि होती है, जैसी बुद्धि होती है वैसे विचार आते हैं, जैसे विचार आते हैं वैसा कर्म होता है, जैसे कर्म होते हैं वैसी आदत पड़ती है, और जैसी आदत पड़ती है वैसा चरित्र बनता है, और जैसा चरित्र बनता है वैसा भविष्य बनता है। तो चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, एकदम से नहीं जुड़ी होती तो एकदम से समझ में नहीं आता कि उससे क्या हो सकता है। तो हल्दी का उपयोग, केसर का उपयोग आपके लिए इस चीज को और बढ़ाएगा। गुरु की अष्टम पर दृष्टि इतने सब ग्रहों के साथ धन प्राप्ति को दिखाती है, अचानक धन प्राप्ति को दिखाती है। पहले जमाने में गड़ा धन बोलते थे, तो आजकल गड़ा धन तो नहीं होता, पर हो सकता है आपने कोई लॉटरी ली हो सकता है आपने कहीं पैसा लगाया हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए पिता से, या कोई आपको अचानक से शादी के थ्रू भी संपत्ति मिल सकती है। ये भाव शादी के बाद मिलने वाली संपत्ति को भी दिखाता है। तो कैसे मिलेगी, उसके लिए शादी का होना जरूरी है। तो मतलब शादी हो सकती है बड़े खानदान में, आपसे बड़े खानदान में हो सकती है, उस तरह की यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये जो भाव है अष्टम, ये किस चीज का है? ये देर का भी है, देरी का भी है, दुर्भाग्य का भी है। अब सारी नेगेटिव बातें नहीं है, ऐसा नहीं है। इनहेरिटेंस का है, पैसे का है, धन का भी है जो अचानक से मिलता है, ज्ञान का है, समाधि का है, योगा का है, इसके साथ साथ अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, काला जादू का है, आपके पति या आपकी पत्नी की भाषा का है, उसके धन का भी है, ससुराल के धन का भी है, सास ससुर का भी है। ये भाव विदेश में आपके भाग्य का भी है, लंबी बीमारी का भी है, अचानक से होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, बदनामी का भी है, सेक्स स्कैंडल्स आदि का भी है, इन सब का है। और भी है पर हमने थोड़ा ही बताया। पर इन सब चीजों पर इन सब चीजों में से क्या होगा, अब ये वाली बातें तो बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा होगा अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव जो चंद्रमा है उनकी स्थिति अच्छी है, इन ग्रहों की दशा महादशा है और ये स्थिति में अच्छी स्थिति में, तो अच्छी अच्छी चीजें होंगी। मतलब कि धन आ सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, बड़े खानदान में शादी हो सकती है, ज्ञान आदि में आपकी रुचि रहेगी, किसी रिसर्च आदि में काम कर रहे हैं आप, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर बहुत गहरे ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो उस तरह से अच्छा समय है। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। गुरु की बात हम कर रहे थे, तो कार्य को बढ़ाएगा, कार्य से पैसा भी आएगा, मतलब कार्य पैसा आएगा। जमीन जायदाद, घर भूमि वाहन का बहुत बड़ा योग बना हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो धन के भाव में है। तो घर, भूमि, खेत, जमीन, इससे लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, भाई बंधु से लाभ हो सकता है। और क्योंकि ये चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ के स्वामी के साथ भी है, तो इनसे लाभ हो सकता है। मतलब आप घर खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, खेती की कुछ चीजें खरीद सकते हैं, या फिर अगर बेचते भी हैं तो उससे आपको लाभ होगा, वो लाभ में रहेगा। ये तो रहा गुरु की बात। इसके बाद हम शनि की बात करें। पराक्रम का स्वामी धन भाव में, धन के लिए काफी पराक्रम होगा। आप धन प्राप्ति के लिए बहुत कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, करना चाहेंगे कुछ धन प्राप्ति के लिए। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत सोचने वाले हैं, बहुत कोशिश करने वाले हैं। उसका रिजल्ट भी आने की उम्मीद है, आज नहीं तो कल, पर वो चीजें आपको रिजल्ट लेकर आएंगी, क्योंकि लग्न का स्वामी भी धन में और पराक्रम का स्वामी भी धन में।
और फैमिली के भाव में अपनी फैमिली के लिए आप बहुत पराक्रम कर सकते हैं। खुद अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से बहुत कुछ अर्जित करने की आप कोशिश करेंगे। यहाँ पर शनि की यहाँ पर तीसरे भाव में जब दृष्टि होती है तो काफी यात्राएं काफी हो सकती हैं, कहीं उनमें से कुछ फालतू की यात्राएं भी शनि कराते हैं। पिछले समय पर जो गलती हुई है आपकी 7.5 में, अब उनको सुधारने में आप लग जाएंगे और उनको धीरे धीरे आप सुधारने लगेंगे। राहु आपका साथ देने आ गया, धीरे धीरे चीजें लाइन पाएंगी। टाइम तो लगेगा, अभी 2022 के अप्रैल तक आपकी 7.5 चल रही है, पर धीरे धीरे चीजों में सुधार आने की उम्मीद अब बन रही है। धीरे धीरे जो ग्रह हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं। इससे पहले राहु भी आपके फेवर में नहीं थे, अब राहु आपके फेवर में आ चुके हैं। शनि की जो सीधी दृष्टि है इन सब के साथ वो अचानक से धन प्राप्ति आदि को तो दिखाती है, इसके साथ साथ एक्सीडेंट आदि से बचना है, ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, और सास ससुर के साथ, आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ, उनसे लाभ हो सकता है पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है, क्योंकि इतने सारे ग्रह एक साथ इस घर को देख रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति धन आदि मिलने का तो चांस बिल्कुल जरूर है, पर सास ससुर के साथ थोड़ा सा वाणी से आप कुछ ऐसा ना कहें कि उनको बुरा लग जाए। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें। देखिए, इग्नोर करना बहुत जरूरी है। ऊपर जाना है तो हल्के होना जरूरी है। अगर आप लोगों की बातों को अपने दिल में रखेंगे तो आपका फोकस उधर जाएगा, उसी की तरफ जाएगा, आपके मन में चलता रहेगा, इसने ये कहा, इसने वो कहा। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो आपका फोकस आपके लक्ष्य की तरफ रहेगा। अगर लक्ष्य की तरफ फोकस रहेगा तो एनर्जी रहेगी, और जहां पर फोकस होता है, एनर्जी होती है, वहां तो रिजल्ट आते ही हैं। आपने देखा होगा बचपन में सभी लोग, बच्चे अक्सर खेलते हैं, वो जो सूर्य चमकता है ना, तो वो जो लेंस होता है उससे ऐसे करके उसको एक जगह केंद्रित करते हैं। जो सूर्य की अग्नि से जो प्रताप होता है, जो एनर्जी होती है उसको, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि फोकस है और एक ही जगह आपने ध्यान लगा रखा, एक ही जगह। तो थोड़े आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आग लगने का मतलब है वहां कुछ होता ही है, होना ही है। पर अगर 1 सेकंड पहले भी हटा लिया तो नहीं लगेगी। तो अगर आप इधर उधर उलझे रहेंगे तो अपने गोल पे पूरी तरह से निर्णय नहीं कर पाएंगे, अंत तक नहीं टिक पाएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा। और आप फिर कहेंगे कि कुंडली का अपना वहां है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। तो कुंडली अगर कठिन भी है, पर अगर पराक्रम करते हैं, नथिंग इज पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन। मतलब कोई भी चीज अगर इंसान ठान ले, कोशिश करे अंतिम तक, तो कोई भी चीज उससे शक्तिशाली नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और बहुत बहुत बड़े योगी कह के गए हैं, हमारे संत महात्मा कह के गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो आध्यात्म का पार्ट है। सिर्फ ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ तय है और हम कुछ नहीं कर सकते, पर जितने भी पहुंचे हुए संत आपको मिलेंगे, योगी मिलेंगे, पराक्रमी मिलेंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि संसार कर्म प्रधान है, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही अधिकार है, कर्म ही करता चल और फल को मेरे ऊपर छोड़ दे। तो कर्म करना है, कर्म पे फोकस करना है, गोल पे फोकस करना है, जब तक कि आग ना लग जाए, जब तक कि आप उसको पा नहीं लेते। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि उसको प्राप्त नहीं कर लेते। ये वचन विवेकानंद के हैं। उठो जागो, उठोगे कैसे? जब गोल होगा। पहले तो गोल ही डिसाइड करो कि जाना कहाँ है। जब गाड़ी में भी चढ़ते हैं तो पता रहता है कि कहाँ जाना है, गोल आ गया। जागो, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करो, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, आगे बढ़ो। जानकारी से भी कुछ नहीं होगा, सब पता है, सब कुछ पता है, पर अगर कर नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो, एक्शन लो, प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करेंगे, एक्शन लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो जो कहा है ना, मतलब एक्शन लो अभी इसी वक्त, और डटे रहो जब तक कि पा नहीं लेते। मतलब हटना नहीं है, प्रॉब्लम आएगी, चोट लगेगी, गिरोगे, मिस्टेक होगी, पर लगे रहो, पढ़ते रहो जब तक कि उसको पा नहीं लेते। ये विवेकानंद के वर्ड हैं। इसके बाद देखिए, शनि की जो हम लास्ट दृष्टि की बात करें तो वो आ रही है आपकी एकादश भाव पर। ये थोड़ा सा 2 दृष्टियां मंगल और शनि की, वही जिन लोगों का पहले से रिश्ता है, पति पत्नी के बीच में थोड़ी खटपट करा सकती हैं, पर ये जरूरी नहीं है। अगर मंगल की और शनि की दशा है या राहु केतु की है तो थोड़ा सा चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, अन्यथा कम चांसेस रहेगा।
शनि के बाद अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के बहुत ज्यादा कारक नहीं है और द्वितीय भाव में आ रहे हैं, पर एकादश भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में आना धन को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, लाभ को दिखाता है, पर छठे भाव का आना लोन को भी दिखाता है। मतलब आपने अगर लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैंक से कुछ पैसा लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो वो मिल सकता है। और उसकी उम्मीदें कितनी है? बहुत हैं, बहुत हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रह वहां पर हैं। पर इन ग्रहों की दशा महादशा तो हो, कुंडली में तो उस तरह के योग हों तभी हो पाएगा, सभी का नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ प्रयास तो करें, प्रयास तो करें। हिरन भी शेर के मुंह में खुद नहीं आता, सुबह उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है। राजा होके भी, जंगल के राजा शेर को भी बहुत भागना पड़ता है, तब 10 में से 1 हिरन आता है। मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाके कुछ आता है। तो प्रयास जरूर करिएगा, वेट मत कीजिएगा। इसके बाद हमने शनि की दृष्टियां भी देख ली, शुक्र की बात भी कर ली कि भाई शुक्र लाभ भी कराएंगे और इनहेरिटेंस आदि से पैसे के धन को भी धन दिखा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा दिखा रहे हैं। मतलब अगर बंटवारा सटवारा होता है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, पैसे आदि की आने की संभावना बनती है। शुक्र की बात करें तो 22 तारीख तक ऐसा है, 22 के बाद शुक्र यहाँ आएंगे। शुक्र की द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में दोनों में ही प्रेम आदि के लिए अच्छा है, शुरुआत के लिए अच्छा, रिश्ते आदि के लिए अच्छा है, खास करके काम त्रिकोण में 22 तारीख तक शुक्र जो है अर्थ त्रिकोण में है। देखिए 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ मतलब धन, धन आजकल तो पैसा ही है, पर वास्तव में वैल्यूज, कोई भी चीज का अर्थ, उसमें से कुछ निकले, कुछ तो मिले। मतलब जिनके अर्थ त्रिकोण है भी होते हैं वो फ्री में कुछ नहीं करते, उनको कुछ चाहिए, रिजल्ट आए, कुछ आए, कुछ मिले, तभी। धन ही नहीं, ज्ञान भी है, पर कुछ मिलना चाहिए, फोकट में नहीं। अर्थ निकले, अर्थ। तो उसमें इतने सारे हैं। 22 तारीख तक तो कुछ ना कुछ आएगा लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। उसके बाद काम त्रिकोण में शुक्र आते हैं, काम, इच्छाएं, काम वासना। अब ये सिर्फ काम वासना स्त्री पुरुष के बीच की सीधा सा बहुत सा आता है कि काम वही है, वो नहीं। इन्वॉल्वमेंट, किसी भी चीज में जुड़ जाना, पाने की इच्छा, कुछ भी, अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, अच्छा टेलीफोन, अच्छा मोबाइल, अच्छा नोटबुक, लैपटॉप, टेलीफोन, गाड़ी, फ्लाइट, कुछ भी हाई स्टैंडर्ड की चीजें, अच्छा खाने को, ये सब कामनाएं हैं। स्त्री पुरुष की भी, वो भी है, ऐसा नहीं है, पर बहुत सारी जो कामनाएं हैं उसको शुक्र बढ़ाने वाला है। आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होंगी और शादी विवाह आदि के लिए भी शुक्र का काम त्रिकोण में आना, रिश्ते आदि के लिए अच्छा है। एक दूसरे को लोग प्रपोज करेंगे, एक दूसरे को लोग पसंद करेंगे, एक दूसरे के लोग करीब आएंगे। और ये 22 तारीख के बाद दिखा रहा है ज्यादा है, उससे पहले भी अर्थ थोड़ा सा है उसका असर, पर काम त्रिकोण में जैसे ही शुक्र आएंगे उसका असर ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य 12 तारीख को आपकी कुंभ एकादशी, माफ कीजिएगा, कुंभ संक्रांति है, मतलब कि सूर्य कुंभ राशि में 12 तारीख को आ रहे हैं। तो 12 तारीख को आने से क्या होगा? सूर्य का तृतीय भाव में गोचर आपको बहादुर बनाता है, इच्छा शक्ति को जगाता है। ये जो भाव है ना, तृतीय भाव, ये आपकी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है। ये आपके जीवन में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपके अंदर से वो आग है या नहीं। कहने को तो सभी कहते हैं कि भाई हर कोई खुशियों को चाहता है, आप यही जानते हैं, हर कोई बड़ा होना चाहता है, हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई समृद्ध होना चाहता भी है, पर सिर्फ चाहने से तो कुछ होता नहीं ना। बहुत मेहनत करनी होती है। बहुत मेहनत वही करता है जिसको बहुत सारी आग हो, बहुत सारी इच्छा हो, बहुत सारे, चाहे वो इच्छा किसी गोल के लिए भी होते, किसी महान गोल के लिए भी हो सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो चीजें आप लाभ के लिए करेंगे वो अक्सर इच्छाएं थोड़ी सी दिन में आपकी शांत होने लगती हैं, पर जब कोई बड़ा मोटिव होता है ना, बड़ा उद्देश्य होता है उसे करने के लिए, बड़ा गोल होता है कि दुनिया को कुछ करके दिखाना है या दुनिया के लिए कुछ करना है, माता पिता के लिए कुछ करना है सीरियसली, तो वो चीजें किस भाव से देखते हैं आप? 3rd हाउस से देखते हैं, जिसके अंदर बड़ी इच्छा, महत्वाकांक्षा। तो सूर्य महत्वाकांक्षा बढ़ाते हैं, इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं। तो छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से थोड़ा सा डिस्टेंस ला सकते हैं। बाकी यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर अच्छा माना गया, तो ये अच्छी सिचुएशन है। यहां से सूर्य धर्म के भाव को भी देखेंगे। सूर्य धर्म भाव के कारक भी हैं, सूर्य धर्म के कारक हैं, लॉयल्टी के कारक हैं, सूर्य प्रताप के, तेज के,
कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, विद्वत्ता के कारक हैं, तो आपकी तेज, विद्वत्ता और पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। पिता के साथ कुछ खास ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ सावधान रहने की ज़रूरत है, पर हाँ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नॉर्मली सूर्य का गोचर तृतीय भाव में अच्छा माना गया, चाहे लग्न से हो चाहे चंद्र से हो। इसके बाद हमारे मंगल पर, मंगल पंचमेश पंचम में है, मेहनत करके ज्ञान आएगा, लॉजिकल माइंड आपका चलेगा, रियल एस्टेट से, जमीन से, खेत से, फ्लैट से, इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि के पुत्र हैं, भोलेनाथ के पुत्र भी हैं, शिवांश है, लोहितांग हैं। तो ऐसे में भोलेनाथ की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो आपके फेवरेट है तो बहुत ही बात है, तो क्या ही बात होगी। पर पंचमेश पंचम में है, एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे, कंपटीशन में आपको ताकत मिलेगी, जितना कंपटीशन आएगा उतनी अंदर से आपके अंदर मेहनत आएगी। आपके कंपटीशन चाहिए, आपको गोल चाहिए ताकि आप आगे बढ़ पाए। धनु राशि वाले अक्सर चीजों को बड़ी शिद्दत के साथ करते तो हैं, पर एक ही चीज एक जैसी हो उनको थोड़ी बोरियत हो जाती है। तो एक तो उसको ठान के करें, कोई चीज शुरू करें, इसको समाप्त जरूर करें। बोरियत तो हर काम में होती है, कोई भी जीवन का गोल हो उसे प्राप्त करने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती हैं नॉर्मली। उसका कुछ पार्ट आपको पसंद होता है, कोई पार्ट पसंद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको मेडिसिन बहुत पसंद है, पर जब आप वहाँ काम करते हैं तो आपको पता लगता है इसमें कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स है, कुछ ऐसा काम है जो राइटिंग का है, जो फालतू का, जो आपको पसंद नहीं है, पर उसको करना है, उसको करना सीखना है, क्योंकि उसके बिना आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जो आपको पसंद है। तो ये थोड़ा सा आप सुधार लाएंगे तो जीवन में बहुत कामयाब होंगे। मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4 अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं, और इतने सारे ग्रहों की दृष्टि तो है ही। पैतृक संपत्ति, जमीन आदि से मिलने का चांसेस यहाँ पर बनता है। सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ थोड़ी दूरी यहाँ पर आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बड़े भाई के भाव पर मंगल की दृष्टि यहाँ पे जरूर है, पर एक ही दृष्टि से कुछ खास ऐसा नहीं कह सकते। शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो बड़े भाई के साथ और अपने पति पत्नियों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी सी खटास आ सकती है। हालांकि आपकी कुंडली के लिए पंचमेश लाभ को देख रहे हैं तो संतान से लाभ हो सकता है। पंचमेश देख रहे हैं लाभ भाव को, और फॉरेन कंट्री का स्वामी भी मंगल है, तो फॉरेन कंट्री से भी लाभ हो सकता है। और चूंकि इस सिर्फ देखने वाला ग्रह तय नहीं करता, एकादश जो भाव है इसके कारक कौन है, गुरु हैं, वो धन भाव में है। इसके स्वामी कौन है, शुक्र हैं, वो भी धन भाव में है। तो ओवरऑल आपके जो बड़े भाई हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनको भी लाभ ही होने वाला है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े इस समय में, बस इतना ही है। अगर तीनों अफ्लेक्टेड होते हैं, मतलब ग्रह भी, भाव भी, कारक भी, तब आप कह सकते हैं कि इससे ये थोड़ा सीरियस सा है, अदरवाइज नहीं कह सकते आप। जैसे ये आपका अष्टम भाव है, अब इसके कारक कौन है, शनि है, किस भाव में, धन भाव में है, ठीक है। इसके जो लॉर्ड है वो कौन है, चंद्र है, वो तो घूमते रहेंगे। भाव में कोई है नहीं, भाव पे इतने ग्रहों की दृष्टियां, तो ओवरऑल अच्छी ही चीजों की संभावना है इस भाव से, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब रह गए हमारे राहु और केतु। राहु यहाँ पर छठे भाव में हर तरह से विजय दिलाते हैं, शत्रु विनाश करते हैं, आपकी ऑरा को बढ़ाते हैं, आपके कंपटीशन को कम करते हैं, अच्छा समय लाते हैं। बहुत समय बाद राहु का छठे भाव में गोचर आए, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके शत्रु बढ़ेंगे पर आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। यहां से राहु की जो दृष्टि है वो धन भाव पर है, मतलब ख्यात धन भाव नहीं, आप इसको कहेंगे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कर्म, समाज में जो आपकी है उस पर है। तो कार्य जहां भी आप कर रहे हैं वहां कंपटीशन तो रहेगा। अगर वहां कुछ फॉरेन से टच है किसी तरह का तो बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन रहेगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है। ओवरऑल यहां से राहु आपके लिए अच्छा ही करने वाले हैं। बाहर विदेश यात्रा के यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा बनाते हैं। वाणी के भाव पर राहु की दृष्टि है, तो वाणी थोड़ा सा संभाल के रखिए, शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए, राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। परिवार में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, बंटवारा आदि इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं, पर उससे आपको लाभ होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं।
तो सारे ग्रहों को हमने देख लिया। केतु 12वें भाव में आपको मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ज्योतिष की तरफ, वेद पुराण उपनिषद इनकी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जीवन के अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे अगर केतु की महादशा है तो। अदरवाइज उसका इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे त्योहारों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के मामले में। त्योहार वाला जो पार्ट है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्योहारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ग्रह जो लेकर आए हैं वो तो ठीक है, ज्योतिष वेदांग है, वेद को पढ़ने के लिए ज्योतिष की जरूरत होती है, पर ज्योतिष को समझने के लिए वेदों की जरूरत होती है, उपनिषद की, पुराणों की। और जो त्योहार है वही, उसमें जो कहानियां हैं वो नॉर्मली पुराणों से ही ली गई हैं। तो इसलिए त्योहारों हमको हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। वो पेड़ जिसकी जड़ ही ना हो कहाँ ठहर सकता है। ये कहा भी गया है कि अगर किसी देश का या किसी भी चीज़ का आपको उसका विनाश करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप उसकी रूट्स को कमज़ोर कर दीजिए, उसकी जड़ों को ही मिटा दीजिए। तो उसका कुछ वेस ही अगर नहीं होगा तो फिर अपने आप ही ढह जाएगा। तो हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो हमारी जड़ों के समान है। हमारे जो त्योहार हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, पुराण है, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान, हमारे त्योहार वो हमें एक तरह की शक्ति देता है, वो हमें पहचान देता है। वो हमारी एक पहचान है, समझने वाली बात है। इसको बाहर भी बहुत मान्यता मिलती है। हमारी जो पहचान है सबसे बहुत गौरवशाली है। आज योगा हो, ज्योतिष हो, हमारे त्योहार हो, अगर आप बाहर जाएंगे तो बहुत लोग जब उसको जानते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि कितनी महान है, उसमें कितनी सारी अच्छी बातें हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं तो वो सिर्फ आपकी के संस्कृति में है या उन सबकी में है जो कहते हैं कि आपकी में, उनकी में और भी ज़्यादा है, पर फिर भी वो समझते हैं कि रूट्स की क्या वैल्यू है। खैर हम त्योहारों पे आते हैं। 16 तारीख की बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी है जो माता सरस्वती की पूजा। सरस्वती क्या है? ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि स्वरूप है। इस संसार का हर एक कण बुद्धिमता से, ज्ञान से भरा हुआ। एक पत्ती भी देखेंगे तो कितना उसको इंटेलिजेंट चाहिए बनाने के लिए। एक चींटी में भी भैया इतना मैकेनिक्स की सारी जो इंजीनियरिंग है उसको भी फेल कर दे जो चींटी का संरचना है। कहता है कैसे वो इतनी भारी चीज को लेके चढ़ जाती है ऊपर तक जमीन पे। ऐसे ही जो मधुमक्खी होती है इतना वजन लेके उड़ जाती है। तो एक एक चीज में इतना साइंस है, इतनी इंटेलिजेंट है कि अपना साइंस अभी उसको पहचान नहीं पाया कि होता कैसे है। तो माता सरस्वती ज्ञान का ही स्वरूप है, उनकी पूजा है। इसके साथ साथ रति और कामदेव, उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि प्रकृति खूबसूरती की तरफ बढ़ती है। पीले पुष्प आते हैं, सरसों लहराती है, अच्छी जो समर से पहले का एक खूबसूरत जो मौसम है, जो जिसकी शुरुआत होती है, बसंत की शुरुआत होती है, तो उनकी भी पूजा की जाती है, कामदेव, रति आदि की। 27 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हमारे एहसास से, मनोभाव से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा को सोम कहते थे, वैदिक में कहेंगे सोम। जो मृगशिरा जो नक्षत्र है उसकी डायटी है चंद्रमा, सोम। और सोम जो है हमारे तेज को दिखाता है, अमृत। हम जो जिंदा रहते हैं, अगर हम वेदों पे जाएं तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं तक किसी ना किसी तरह से चंद्रमा हमारी आयु डिसाइड करता है। और अमृत जब तक हमारे अंदर है, मतलब वो हम जीवित रहते हैं, उसको आत्मा से जोड़ा गया। जब उसका एक टाइमिंग होता है, इसी वजह से उसके बाद जीवन मुश्किल हो जाता है, हो जाता है। तो चंद्रमा हमारी आयु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखते भी हैं चंद्रमा को। जब भी आयु देखते हैं, चंद्रमा और शनि का विशेष रोल रहता है। तो पूर्णिमा आपकी 27 तारीख की है। शतिल्ला एकादशी जो है वो आपकी 7 तारीख की है। ये जो एकादशी है वो देने से है, दान से है, गिविंग, दो, दान से जुड़ी हुई है। देने का बड़ा महत्व है। जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है। जो हमने कर्म किए, एक तरह से दिए, जो हमने इस यूनिवर्स को, जो हमने इस सृष्टि को, ब्रह्मांड को दिया, वो हमारे पास आ जाता है। जो हम देते हैं वही हमारे साथ जाता है कर्मों के रूप में। तो उससे जुड़ी हुई है कि हमको देना सीखना चाहिए। जितना हम देंगे वापस तो आना ही है। ये
इस उम्मीद से नहीं देना कि वो वापस आएगा, आएगा ही, वो तो लॉ है, पर आप बिना उम्मीद के देंगे तो फिर ये कर्म योग बन जाएगा। कर्म काटने के लिए विधि कर्म की बनाई है, कर्म काटने के लिए विधि कर्म की बनाई है। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्मों से तो कोई मुक्त हो नहीं सकता। अब विचार करेंगे, सोचेंगे, वो भी कर्म है। तो निस्वार्थ कर्म करना, कर्म योग जो है आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता में, उसका विशेष वर्णन है। तो उसके बारे में एक तरह से हमारी एकादशी वगैरह के आप डीप में जाएंगे तो वही शिक्षा निकल कर आएंगी जो आपका जीवन सुधार सकती हैं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर इनका व्रत करते हैं तो बिल्कुल बहुत सारा आपको लाभ प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। 23 तारीख की जया एकादशी है जो बताती है कि अपने धर्म कर्तव्य परायण समय जो जिस काम है उसको करते वक्त किसी और चीज को स्थान मत दो। अगर स्कूल में हो तो पढ़ाई है वहां का काम, वहां आप स्टूडेंट के रूप में गए तो पढ़ाई ही करें। घर पर हैं, माता पिता के साथ हैं तो उनके साथ जो आपका धर्म बनता है वो, मतलब मिक्स ना करें। ऐसा ना करें जब घर पे हैं तो स्कूल को सोच रहे हैं और जब स्कूल में है तो घर की सोच रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो उन कथाओं को डीप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण लेसन है भाई। इनको अगर आप जीवन में अपनाएं तो आपको सारा ज्ञान उन कथाओं से मिलता है। हमारे पुराणों में जो कथाएं हैं। 9 तारीख की और 24 तारीख की प्रदोष व्रत है। भोलेनाथ शिव शंकर आनंद रूपी शिव, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। वो ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव, शिवोहम शिवोहम मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, हर जगह है, हर चीज उसके अंदर है। शिवोहम शिवोहम। तो वो हमारी फिलॉसफी का जो दर्शन है वो उसमें इस वर्ड में आ जाता है, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्रिएटर हूं। आई एम द मेकर ऑफ माई डेस्टिनी। अपना जो कहते हैं ना कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आपने ही लिखा है, आपने ही लिखा है, आप उसे बदल भी सकते हैं, फिक्स नहीं है, आज भी आपके हाथ में। और ज्योतिष में भी 3, 6, 10, 11 जो भाव हैं ये आपके इच्छा शक्ति के अंदर आते हैं, क्रियामान कर के अंदर आते हैं। तीसरा भाव किसका है? पराक्रम, पाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा, कुछ पाने की आग, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ करने के लिए जन्म हुआ है। अगर कुछ करना ही नहीं होता, ऐसे होता तो फिर जन्म किस लिए होता भाई? अगर सब कुछ पहले ही था तो होता किस लिए? तो उस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, तो कुछ करना है। 6, कठिन परिश्रम, सेवा, सर्विस जितनी करेंगे उससे क्या होगा? 10, पद, मान, प्रतिष्ठा, समाज में, दुनिया में आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका। 11, लाभ, इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और उसके बाद मोक्ष। तो बहुत कुछ तो क्रियामान कर्मा। ज्योतिष भी कहता है कि अभी आपके हाथ में सब कुछ पूरी तरह डिसाइड नहीं है, तो हिम्मत ना हारें। कितना भी बेकार हॉरोस्कोप हो, जो भी हो, अगर आप अभी से इसी मिनट से ठान लेते हैं तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसके बाद 10 तारीख की शिवरात्रि, 11 तारीख की अमावस्या। अमावस्या को हमारे यहाँ शनि से जोड़ा गया है। अगर किसी की कुंडली में विष योग है, मतलब शनि चंद्रमा साथ हैं या शनि पर चंद्रमा की दृष्टि है, उन लोगों के लिए 7.5 और भी कठिन होती है, जिनके शनि की चंद्रमा पे दृष्टि होती है। जैसे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है, तो फिलहाल तो आपकी कुंडली में जहाँ पर शनि आए हुए हैं तो 7.5 चल रही है। शनि के चंद्रमा के ऊपर शनि आए हैं, इस वजह से आपकी 7.5 है। पर जिसकी कुंडली में चंद्रमा पे शनि की दृष्टि होगी उनके लिए 7.5 ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि मन ही से ही करते हैं ना, जो भी ग्रह कराते हैं मन के थ्रू कराते हैं। हम ही ग्रहों के, ऐसा नहीं ग्रह आपको जबरदस्ती, हम ही गलत चॉइस करते हैं, हम ही गलत निर्णय लेते हैं, हमसे ही कराते हैं। तो इसलिए अगर आप ज्ञान का उपयोग करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छी बातों को जीवन में उतारेंगे, कोई भी चीजें आएगी थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद सही निर्णय लेंगे, जो नहीं जो आप चाहते हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, जो उस समय सही है, तो फिर आप ग्रहों की जो थोड़ा सा इक्लिप्स है,
ग्रह मतलब ग्रहण, इक्लिप्स, ग्रहण आपको दबा लेते हैं, उससे बाहर निकलने लगेंगे। इसीलिए बोलते हैं योगी जो हैं ग्रहों से मुक्त हो जाते हैं, या फिर जो जितनी परसेंटेज में व्यक्ति ईश्वर में लीन होता है, ईश्वर के करीब आता है, उतना ही वो ग्रहों की पकड़ से दूर हो जाता है। सिर्फ समर्पण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये पॉसिबल है, शक्तिपूर्वक नहीं। ऐसा रावण ने कहा है। जब रावण की और लक्ष्मण की जो बात होती है उसके बारे में, उसमें जब लक्ष्मण गए थे, थोड़ा ज्ञान दिया था रावण ने, तब उसने कहा है इस बात को कि कर्मों से ही पॉसिबल है, ऐसे नहीं। इसके बाद 12 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति आप जानते हैं, सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, मकर से कुंभ में जाएंगे। बहुत ही आध्यात्मिक दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है आध्यात्मिकता के लिए। लोग इसका व्रत करते हैं, स्नान आदि करते हैं और दान आदि भी करते हैं। उस दिन उसको विशेष महत्व दिया गया है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। धनु राशि के लिए फरवरी का जो राशिफल है, मुझे विश्वास है, आशा भी है कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।